हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक क्वांटम नंबर और समझेंगे कि क्वांटम नंबर क्या है, यह क्या रिप्रेजेंट करता है और इसके कौन कौन से टाइप होते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वांटम नंबर को। तो स्टूडेंट, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक टर्म ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी एटम में न्यूक्लियस का वह रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो बट स्टूडेंट, जो एटम है उसमें हमारे अंदर डिफरेंट ऑर्बिटल होंगे। तो हम उन ऑर्बिटल को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? उनके साइज के अकॉर्डिंग, उनके शेप के अकॉर्डिंग, या उनके जो इलेक्ट्रॉनों का ओरिएंटेशन है डिफरेंट ऑर्बिटल में उनके अकॉर्डिंग। तो जो डिफरेंट ऑर्बिटल हैं, जो हमने बताया कि जो उसका साइज है, उसका शेप है और उसका ओरिएंटेशन है, उन सब को डिस्क्राइब कौन करेगा? एक नंबर जो होता है हमारा क्वांटम नंबर। तो आइए अब डिस्कस करते हैं क्वांटम नंबर को। स्टूडेंट, क्वांटम नंबर यह रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है। और हम यह कह सकते हैं कि जो क्वांटम नंबर है वो इलेक्ट्रॉनों के लिए एक एड्रेस की तरह कार्य करता है। इलेक्ट्रॉनों के लिए एक एड्रेस की तरह वर्क करता है। तो आइए इसको एक फॉर्मूला चार्ट की तरह समझते हैं। तो स्टूडेंट, सपोज आपको किसी स्टूडेंट का वार्ड नंबर में लोकेशन पता करना है कि वो कौन से वार्ड में रहता है, कौन से वार्ड में रहता है। तो स्टूडेंट, हम सबसे पहले क्या करेंगे? उस स्टूडेंट का यह पता करेंगे कि वह कौन से वार्ड में रहता है, कौन से वार्ड नंबर में है। उसके बाद हम यह पता करेंगे कि वो वार्ड नंबर के कौन से बिल्डिंग में है। और उसके बाद हम यह पता करेंगे कि वो कौन से फ्लोर में है। और फ्लोर को पता करने के बाद हम यह पता करेंगे कि स्टूडेंट का रूम नंबर क्या है। और रूम नंबर को पता करने के बाद हम स्टूडेंट के बारे में, स्टूडेंट की लोकेशन पता कर सकते हैं, या स्टूडेंट के रूम का पता कर सकते हैं। तो आइए अब इसको हम क्वांटम नंबर के रूप में समझते हैं। सपोज ये हमारा कोई एटम है। एटम के अंदर क्या होते हैं? हमारे ऑर्बिट, और ऑर्बिट को हम बोलते हैं सेल। और सेल के अंदर होते हैं हमारे सब सेल, और सब सेल के अंदर होते हैं हमारे ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। जैसे आपने स्टूडेंट का सबसे पहले क्या फाइंड आउट किया? वो कौन से वार्ड नंबर में है, उसके बाद वो वार्ड नंबर के कौन से बिल्डिंग में है, उसके बाद वो कौन से फ्लोर में है बिल्डिंग के, उसके बाद वो कौन से रूम में है, और उसके बाद आपने स्टूडेंट की लोकेशन को पता कर लिया। तो वैसे ही हम एटम में देखेंगे कि हम एटम में देखेंगे कि जो एटम है, जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से एटम में है, उसके बाद कौन से ऑर्बिटल में है, उसके बाद वो कौन से सब सेल में है, और उसके बाद कौन से ऑर्बिटल में है। ऑर्बिटल के अंदर क्या होंगे? हमारे इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल के अंदर क्या होंगे? हमारे इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट, हमने समझा कि सब एटम की पोजीशन, एटम का लोकेशन क्या है। एटम के अंदर क्या होते हैं? हमारे ऑर्बिट के अंदर होते हैं हमारे सब सेल के अंदर होते हैं हमारे ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में हमारे क्या उपस्थित होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट, अभी तक हमने डिस्कस किया था कि क्वांटम नंबर के बारे में। तो क्वांटम नंबर, आइए इसको आप डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। क्वांटम नंबर, दीज आर द नंबर required to find the position of electron into atom। क्वांटम नंबर यह रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, कि वो एटम के कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। और यहाँ पे हमने लिखा है तो क्वांटम नंबर या दीज नंबर आर जस्ट सर्व एज एन एड्रेस फॉर इलेक्ट्रॉन। यह किसी इलेक्ट्रॉन के लिए एक एड्रेस की तरह कार्य करते हैं। जो क्वांटम नंबर है किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए एड्रेस की तरह कार्य करते हैं कि वो कौन से। तो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो स्टूडेंट, क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला नंबर है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड सेकंड इज अजीमुथल क्वांटम नंबर, एंड थर्ड इज
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सेल को ही हम ऑर्बिट भी बोलते हैं, या इसका एक और नाम है एनर्जी लेवल। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? सेल के बारे में, ऑर्बिट के बारे में, या एनर्जी लेवल के बारे में। और इसमें जो n की वैल्यू है वो एक होल नंबर में होनी चाहिए। इसमें n की वैल्यू एक होल नंबर में होनी चाहिए। तो स्टूडेंट, सपोज किसी एटम का न्यूक्लियस है और इसके डिफरेंट ऑर्बिटल है। जब n की वैल्यू 1 होती है तो उसको बोलते हैं के सेल। जब n की वैल्यू 2 होती है तो उसको बोलते हैं एल सेल। जब n की वैल्यू 3 होती है तो उसको बोलते हैं हम एन सेल। तो स्टूडेंट, जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी इंक्रीज होगी, तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी इंक्रीज होगी, तो और उसकी एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज होंगे उनकी एनर्जी सबसे कम होगी। जैसे जैसे उनकी वैल्यू या n की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आल्सो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एवरेज डिस्टेंस या साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। यानी जैसे जैसे हम जैसे जैसे न्यूक्लियस से n की वैल्यू बढ़ती जाएगी या उनकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो उनकी एनर्जी क्या होगी? बढ़ते जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि जब n की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि वो न्यूक्लियस के क्लोज होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? सबसे कम होगी, लोवेस्ट वैल्यू होगी, लोवेस्ट एनर्जी होगी। जैसे ही n की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसकी डिस्टेंस भी इंक्रीज होगी, डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो उसकी एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट है, अब हम डिस्कस करेंगे आगे का टर्म। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से हर कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें एक फॉर्मूला है कि किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सपोज तो क्या होते हैं? 2n²। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल इज 2n² एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सेल इज n²। अगर सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहा है तो हम वहाँ पे लिखेंगे 2n², और सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल के बारे में पूछ रहा है तो वहाँ पे लिखेंगे हम n²। आइए इसको समझते हैं। सेल, इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्बिटल। सपोज हमारी n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल तो कितने होंगे हमारे? 2, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 1 है। तो ऑर्बिटल कितने होंगे? उसके आधे, तो कितने होंगे? 1। सपोज n की वैल्यू 2 है तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2n² के उससे 8 होंगे, तो उसके ऑर्बिटल कितने होंगे? n², यानी 4। जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन हैं उनके आधे क्या हो जाएंगे? हमारे ऑर्बिटल। सपोज n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3 है, नंबर ऑफ सेल कितने हमारे? 3 है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2n² से हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 18। और जो ऑर्बिटल होंगे इसके क्या होंगे? आधे होंगे, यानी n², 3 का स्क्वायर 9। तो हमारे इतने कितने ऑर्बिटल हैं? 9। तो स्टूडेंट, जब भी आपको क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे सेल में तो वहाँ पे लिखेंगे अब 2n², उसको हम कैलकुलेट करेंगे 2n² से। और जब वो क्वेश्चन में ये पूछे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सेल तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे n² के थ्रू। तो स्टूडेंट, अब हमारा अगला क्लासिफिकेशन है, यानी अगला क्लासिफिकेशन हमारा अजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल l से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? स्मॉल n से। और यह हमें इंफॉर्मेशन देता है कि किसी भी सेल में नंबर ऑफ सब सेल कितने हैं, किसी भी सेल में नंबर ऑफ सब सेल कितने हैं। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ सब सेल। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता था? नंबर ऑफ सेल। और अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा नंबर ऑफ सब सेल इन ए सेल। और जो एल की वैल्यू है वो हमारी डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। वैल्यू ऑफ एल डिपेंड अपॉन द
एन क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सपोज आपको एन की वैल्यू दी है, तो उसके लिए एल की वैल्यू क्या होगी 0 to n-1, 0 to n-1। तो हमने यहाँ देखा कि जो n और l है उसकी वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होंगी, इसकी वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होगी, ठीक है। आइए अब हम देखेंगे कि जो एल की वैल्यू है उसको कैसे डेजिनेटेड किया जाता है। सपोज हमारी एल की वैल्यू 0 है, तो उसके लिए हमारा जो सबसेल होगा वो एस होगा। और सपोज हमारी एल की वैल्यू 1 है, तो उसके लिए हमारी जो एल हो जो सपोज हमारी एल की वैल्यू 1 है, तो उसके लिए हमारा जो पी सबसेल होगा। और जब हमारी एल की वैल्यू 2 होती है, तो उसके लिए डी सबसेल होगा। और जब एल की वैल्यू 3 होगी, तो उसके लिए एफ सबसेल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यह देखा कि जब हमें किसी भी कंपाउंड में एल की वैल्यू दी जाती है, किसी भी एटम में एल की वैल्यू दी जाती है, तो हम वहाँ से इजीली उसमें एल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। सपोज आपको यहाँ पे एन की वैल्यू 1 दी है, तो इसके लिए एल की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि यहाँ पे हमने यह देखा कि जो एल की वैल्यू है वो कितनी है 0 to n-1। तो यहाँ पे एन की वैल्यू अगर 1 है, तो एल की वैल्यू कितनी होगी हमारी 0। तो 0 क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा एस सबसेल। और ऐसे ही जब हमारी एन की वैल्यू 2 है, तो इसकी कितनी वैल्यू होगी टोटल, इसकी टोटल कितनी वैल्यू होंगी, इसकी भी टोटल 2 वैल्यू होंगी। जब हम एल की वैल्यू को यहाँ पे 2 रखेंगे, तो एल इक्वल टू 0 और 1, एल की वैल्यू क्या आएंगी 0 और 1 आएंगी। जब हम यहाँ पे क्या रखेंगे एन की वैल्यू को 2 रखेंगे, तो इसकी क्या आएंगी 2 वैल्यू आएंगी। तो 0 क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा एस सबसेल, और 1 क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा पी सबसेल। तो यहाँ पे कितने सबसेल आए हमारे टोटल 2 सबसेल, ठीक है। सपोज यहाँ पे हमारी एन की वैल्यू 3 है, तो इसके लिए एल की वैल्यू क्या होगी 0, 1 एंड 2। तो 0 हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा एस सबसेल, एंड 1 पी सबसेल, एंड 2 डी सबसेल। तो इसमें क्या हो गया हमारे 3s 3p एंड 2d, ठीक है। जब हमारे एन की वैल्यू 3 है, तो एल की वैल्यू कितनी आई हमारी 3, 0, 1, 2। और एक लास्ट एग्जांपल हमारा, जब हमारे एन की वैल्यू 4 है, एन की वैल्यू 4 है, तो इसके लिए एल की वैल्यू क्या होगी 0, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे देखो जो एल की वैल्यू कितनी आई 0, 1, 2, 3। और यहाँ पे आप ध्यान देना, जो एन और एल की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होगी। सपोज यहाँ एन की वैल्यू 4 है, तो यहाँ एल की वैल्यू लोवेस्ट कितनी है 3 है, वो कभी भी 4 के बराबर नहीं होगी। हाँ, वो नंबर में बराबर हो सकते हैं, बट डिजिट में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा एस सबसेल, और 1 पी सबसेल, एंड 2 डी सबसेल, एंड एफ एंड 3 एफ सबसेल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा भी है, देखो जो नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेल, नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेल। और जो हमारा अजीमुथल क्वांटम नंबर है, यह हमें शेप के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। जैसे हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि जो हमारा एस ऑर्बिटल है उसका कौन सा शेप होता है स्फेरिकल, और जो पी है उसकी कौन सी शेप होती है डम्बल शेप, और जो डी है उसका होता है डबल डम्बल शेप, और जो एफ है वो होता है हमारा लीफ लाइफ शेप, ठीक है। हाँ, और जो अजीमुथल क्वांटम नंबर है इसको सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, इसको सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ठीक है। और अजीमुथल क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। इसको फाइंड आउट करने का एक फार्मूला होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू √L प्लस 1 h/2π। यहाँ पे L क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा अजीमुथल क्वांटम नंबर। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सपोज आपको एक ऑर्बिटल दिया है 1s
सपोज 2p एंड सपोज 3d। तो आपसे पूछेगा कि इसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो हम इसमें से ये देखेंगे कि जो ऐसे एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है हमारी 0, और पी के लिए 1 और डी के लिए 2। तो हम एंगुलर मोमेंटम में ओनली अजीमुथल क्वांटम नंबर को देखते हैं, और जो आगे का फर्स्ट डिजिट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसको हम नहीं देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना आया, √L L + 1 h/2π। यहाँ के लिए हमारी L की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा हमारा, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आएगी 0 0 + 1 h/2π। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी 0, और जब हमारी L की वैल्यू 1 है तो इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा 1 1 + 1 h/2π। तो इसकी वैल्यू कितना आएगी √2 h/2π। और जब हमारी L की वैल्यू 2 है तो इसके लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा √2 2 + 1 h/2π। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 × 3 √2 × 3 h/2π। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 6 h/2π। ठीक है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है √L L + 1 h/2π। ठीक है, तो अजीमुथल क्वांटम नंबर हमें नंबर ऑफ सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें नंबर ऑफ सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। आइए अब डिस्कस करते हैं अगला क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और यह हमें यह इंफॉर्मेशन देता है कि किसी भी सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं, किसी भी सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं। ठीक है, जिस प्रकार जो L की वैल्यू है वो n में डिपेंड कर रही थी, और वैसे ही जो m की वैल्यू है वो किस में डिपेंड करेगी हमारी L में। L क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ L, जो m की वैल्यू होती है m = -L2 + L, -L2 + L। तो m की वैल्यू क्या आएगी हमारी -L2 + L। और जो हमने बताया था कि जब हमारी L की वैल्यू 0 आएगी तो वो रिप्रेजेंट करेगा हमारे S सबसेल को, जब 1 आएगा तो वो रिप्रेजेंट करेगा हमारे P सबसेल को, जब 2 आएगा तो वो रिप्रेजेंट करेगा हमारा D सबसेल को, जब 3 आएगा तो वो रिप्रेजेंट करेगा हमारा F सबसेल को। आइए इसको अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू कितनी आएगी 0, क्योंकि जो m की वैल्यू किस में डिपेंड कर रही है हमारी L की वैल्यू में। यहाँ पे L की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी कितनी आएगी 0। जब हमारी L की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू कितनी आएगी -1 0 और +1। क्यों, देखो जब हम यहाँ पे m की वैल्यू को जब हम यहाँ L की वैल्यू को 1 रखेंगे तो यहाँ m की वैल्यू कितनी आएगी -1। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे बीच में 0 भी आएगा, एंड +1। तो यहाँ पे m की कितनी वैल्यू है हमारी 3। और जब हम L की वैल्यू को 2 रखेंगे तो हमारे m की वैल्यू कितनी आएंगी -2 -1 0 +1 +2 -2 -1 0 +1 +2। तो हमारी जो m की वैल्यू वो किस में डिपेंड कर रही है L की वैल्यू पर। ठीक है, तो हम उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है m = -L2 + L। आइए अब इसको आगे डिस्क्राइब करते हैं। तो जब हमको किसी भी सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं या नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने हैं तो उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल = 2 + 1। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4L + 2। ठीक है,
किसी भी सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4l+2 और किसी भी सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे हमारे 2l+1। ठीक है, जैसे हमने सेल में पढ़ा था कि किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हमारे 2n² और किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं हमारे n²। वैसे ही हमने यहाँ पे देखा कि किसी भी सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हमारे 4l+2 और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे हमारे 2l+1। ठीक है, तो आइए अब हम तीनों क्वांटम नंबर को एक साथ स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम एक चार्ट बनाएंगे और उसमें हम अलग अलग कॉलम को डिवाइड करेंगे सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखेंगे, उसके बाद अजीमुथल क्वांटम नंबर, उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और उसके बाद सब सेल एंड उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्बिटल। सपोज हमारे पास n की वैल्यू 1 है, तो l की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 0। क्यों? जो l की वैल्यू है वो किस में डिपेंड करती है हमारी n पे। स्टूडेंट इस चार्ट को ध्यान से सुनिए क्योंकि यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो जेईई हो, चाहे वो नीट हो और कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो l की वैल्यू किस में डिपेंड कर रहे हैं हमारी n पे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा 0 to n-1। यहाँ पे हम n की वैल्यू को 1 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा 0, तो l की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 0। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ m यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू किस में डिपेंड करती है हमारी l पे, तो यहाँ पे l की वैल्यू 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 0। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सब सेल कितना है हमारा 1, नंबर ऑफ सब सेल कितना है हमारा 1। और अब हम ये देखेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आए। जब यहाँ पे हमने यह देखा कि जब l की वैल्यू 0 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल यहाँ पे कितने होंगे 1। क्यों? l की वैल्यू यहाँ पे 0 है और नंबर ऑफ ऑर्बिटल को निकालने का फॉर्मूला क्या है 2l+1। ठीक है, सपोज अब n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू कितने होंगी, l की वैल्यू भी 2 होंगी, 0 और 1। तो m की वैल्यू कितनी होंगी, जो m है वो किस में डिपेंड करता है हमारे l की वैल्यू पर, -l2 + l। तो यहाँ पे तो m की वैल्यू फर्स्ट में कितने होंगी हमारी 0 और इसके लिए कितने होंगे, जब हमारी l की वैल्यू 1 होगी तो m की वैल्यू कितनी होगी -l2 + l यानी -1, 0 एंड +1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सब सेल कितना है हमारे 1 और यहाँ पे कितना है हमारे 3। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना है हमारे टोटल, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल हमारे यहाँ पे कितने आए 1 और 3, टोटल कितने हुए 4 टोटल 4 नंबर ऑफ ऑर्बिटल। और जब हमारी n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू कितने आएंगे, वो भी हमारे 3 आएंगे। क्यों? जो l की वैल्यू किस में डिपेंड कर रही है हमारी n की वैल्यू पे, 0 to n-1। तो इसकी वैल्यू आएगी 0, 1 और 2। कितनी वैल्यू आई इसकी 3। अब हम वैल्यू निकालेंगे m की वैल्यू किस में डिपेंड करती है हमारी l पे, तो l इसको निकालने का फॉर्मूला है -l2 + l। तो इसके लिए m की वैल्यू क्या होगी 0 ऑर्बिटल के लिए 0 और इसके लिए क्या होगी -1, 0 एंड +1 और 2 के लिए क्या होगी -2, -1, 0 +1 एंड +2। ठीक है, तो यहाँ पे सेल कितने आए हमारे 1, 3 एंड 5 और नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आए हमारे 1, 3 एंड 5, टोटल कितने आए हमारे 9। तो स्टूडेंट अभी हमने डिस्कस किया था जब n की वैल्यू 1 होती है और l की वैल्यू 0 होती है तो 0 क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा s को, s और n की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो गया हमारा 1s। सेम वैसे ही हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, जो 0 हो क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा s और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है हमारी 2 और जो 1 है वो क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा p सब सेल। तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी है हमारी 2। ठीक है, और
जो यहाँ पे 0 वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एस, और इसके लिए n की वैल्यू कितनी है हमारी 3, और जो 1 है उसके लिए जो 1 है l के लिए अगर n की वैल्यू 1 है तो उसको क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा p, और n की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारी 3, तो ये हो गया हमारा 3p। ठीक है, उसके बाद यहाँ n की वैल्यू 2, तो n की वैल्यू 2 क्या रिप्रेजेंट कर, तो l की वैल्यू 2 क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा d, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है हमारी 3, ये हो गया हमारा 3d। और यहाँ पे तो हो गया हमारा 1s, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे हो गया हमारा 1s, और यहाँ पे हो गया हमारा 2s, और यहाँ पे कितने ऑर्बिटल हमारे, यहाँ पे कितने p सबसेल के कितने ऑर्बिटल हमारे 3। इसको तो हमने कल डिस्कस किया था कि जो p ऑर्बिटल होते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं, px, py एंड pz। तो ये हमारा फर्स्ट वाला होगा हमारा 2px है, हो गया हमारा 2py एंड थर्ड 2pz। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेल कितने हैं हमारे टोटल 3, कौन कौन से आए, px, py एंड pz। सेम हम ऐसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। जब यहाँ पे l की वैल्यू 0 है और n की वैल्यू 3 है तो यह क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारा 3s, और जब l की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 3 है तो उसके लिए हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं 3p। तो यहाँ पे p के कितने ऑर्बिटल हैं 3, उसको हम क्या कैसे लिखेंगे 3px, 3py एंड 3pz। ठीक है, अब हमारा लास्ट टर्म है जब हमारे l की वैल्यू 2 हो और n की वैल्यू 3 है, तो इसमें तो अगर l की वैल्यू 2 है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारा d को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे d के टोटल कितने नंबर ऑफ सबसेल है 5, यहाँ पे लिखेंगे हम। कल हमने बताया था कि जो हमारा d ऑर्बिटल है उसके 5 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा dxy, दूसरा होता है हमारा dyz, तीसरा होता है हमारा dxz, और चौथा होता है हमारा dx² y², और जो पाँचवा होता है हमारा dx²। यहाँ पे भी टोटल कितने ऑर्बिटल हमारे 5, तो नंबर ऑफ सबसेल कितने हमारे 5। ठीक है, तो स्टूडेंट आइए अब लास्ट क्वांटम नंबर को डिस्कस करते हैं, जो है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। इसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, और यह इंफॉर्मेशन देता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन या स्पिन क्या है। इट डिस्क्राइब द स्पिन इट डिस्क्राइब द स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रोटेशन, जो किसी भी इलेक्ट्रॉन के रोटेशन के बारे में बताता है। और इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल में रोटेशन 2 टाइप से हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज होगा या वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर उसका रोटेशन 2 टाइप से है तो उसके स्पिन क्वांटम नंबर की भी 2 वैल्यू होगी। एक होती है हमारी प्लस हाफ, एक होती है हमारी माइनस हाफ। और जो हमारे स्पिन का ओरिएंटेशन होता है उसको हम एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, स्पिन अपवर्ड एंड स्पिन डाउनवर्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। जब हम इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कल हमने यह डिफाइन किया था कि जो हम ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अभी हमने स्पिन क्वांटम नंबर में यह समझा कि जो इलेक्ट्रॉन का रोटेशन है वो 2 कारण से होगा, या वो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन या क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमने ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉनों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट किया है। इनको हम इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं जिससे कि इनमें रिपल्सन कम से कम बना रहे। ठीक है, और अभी हमने अजीमुथल क्वांटम नंबर में पढ़ा था स्पिन ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। अब हम स्पिन क्वांटम नंबर में डिस्कस करेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा √s+1s/2π। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन में स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए पूछेगा तो आप इस वाले फॉर्मूला को यूज़ करना। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया क्वांटम नंबर के बारे में, और उसके कौन कौन से टाइप होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। हमने यह डिस्कस किया था कि जो क्वांटम नंबर है फर्स्ट क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और जो अजीमुथल क्वांटम नंबर है वो सब सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो
ओरिएंटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल कितने हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और जो लास्ट है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, वो हमें स्पिन इलेक्ट्रॉनों का स्पिन या रोटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो स्टूडेंट, अब हम कल के लेक्चर में क्वांटम नंबर पर बेस्ड सभी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।